बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दी स्टार्स एकेडमी लाहौर, अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर और शुरू करते हैं पीएमसी एनएमडी कैट 2021 में हमारा लेक्चर नंबर 2 C3 हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द लिक्विड्स। और लिक्विड्स में हमारा जो टॉपिक एंड हुआ था लेक्चर नंबर 1 में वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसी को मैं आगे जो है वो प्रोसीड कर रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो एनएमडी कैट की बात करें चाहे वो नम्स की बात करें, दैट इज अबाउट द आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करते हैं। स्टार्स एकेडमी इकबाल टाउन प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज फॉर एनएमडी कैट 2022 which includes the quick notes, generalized tables and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic wise MCQs with practice exercise solution and question bank. So go grab your copy today. A very common topic. आइस में आपने बेटा माइंड में रखना है कि वाटर जो है जब हम इसका टेम्परेचर जो है लो करते हैं, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस 3.98 होता है, हम इसको जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कंसीडर करते हैं। ओके, सो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो डेंसिटी है बेटा वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली जब हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। जनरली हमारे माइंड में यही होता है, बट ये इसका एनॉर्मस बिहेवियर है कि जब हम 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे मूव करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और अब उल्टा होता है, अब जो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं होती, वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहां से एमसीक्यूज क्या पूछा जा सकता है अभी, ये पूछा जा सकता है दैट मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वाटर की वो किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और क्या पूछा जा सकता है बेटा, आइस जो है हैज लोएस्ट डेंसिटी देन वाटर, किस टेम्परेचर पे लिखा जाएगा, अभी मैंने बताया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो ऐसा हो क्यों रहा है? रीज़न बेटा बहुत ही आसान सी है। जब हम वाटर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो मूवेबल पोजीशन में होते हैं, मगर आइस में जो है ये अपना स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, ये स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा। जो स्ट्रक्चर होता है आइस का वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या पाई जाती हैं, एम्प्टी स्पेसिस पाई जाती हैं। ठीक है, यही वजह है, एक और पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे डियर स्टूडेंट्स कि आइस जो है ये 9% मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एज कंपेयर टू द वाटर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आपको रिगार्डिंग द मैक्सिमम डेंसिटी है। ओके, वाटर और आइस की लोवेस्ट डेंसिटी जो है 0 पे, स्ट्रक्चर ऑफ आइस हेक्सागोनल हो गया, और 9% जो है ये स्पेस क्या करता है, ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखने हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आइस का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, ये लोकलाइक किसके है, ये लोकलाइक होता है डायमंड के। डायमंड में आपको पता है ना टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है, सेंटर में कार्बन होता है और वो अदर कार्बन के साथ अटैच होता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इवेपोरेशन फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे। ये देखें बेटा, हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि वाटर में जो आइस में कन्वर्ट होता है उसमें ये हमारे पास सेंट्रल वन में क्या आ रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन।
डायमंड में क्या होता है, उसमें सेंटर में क्या आता है, कार्बन आता है। तो याद रखना है आपने, ये जस्ट उसी के लुक अलाइक है। ये देखें बेटा, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, ठीक हो गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, ओके। तो जस्ट लुक अलाइक ऑफ द डायमंड, ओके। यहाँ पर मैं क्या अटैच कर सकता हूँ भाई, ऑक्सीजन है, HOH आ जाएगा, HOH आ जाएगा, ये आ गया, ओके। और यहाँ पर भी H आ गया भी, ठीक है। ये मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्लियर किया था अभी, ठीक है। पॉइंट यहां से जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ द आइस लुक लाइक एज ऑफ डायमंड। ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है भाई, याद रहेगी बात, ओके। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टर्म इवेपोरेशन की तरफ। इसको अब हमने डिस्कस करना है, मगर उससे पहले एक छोटा सा एमसीक्यू ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि स्ट्रक्चर ऑफ आइस के रिलेटेड जो आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं वो जल्दी से मेमोराइज हो जाएं, ओके। तो एमसीक्यूज है, व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब पानी को फ्रीज किया जाता है तो क्या होता है बेटा, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया है कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इससे तो आइस फ्लोट कर रही होती है ऊपर, ओके। वजह क्या है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस है, चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ है, या चेंज ऑफ बॉन्ड एंगल्स है। क्या होगा आंसर, अभी मैंने शेयर किया था आपसे कि आइस में हॉलोनेस होती है, स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल, सेंटर से क्या होता है, होलो होता है। तो रीजन हमारी क्या बनेगी, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। ये हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ओके। अब बात हो जाए फिर जो मैंने टॉपिक लिखा है, इवेपोरेशन। वेरी सिंपल फिनोमिना, इट इज अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट, ओके। ये आपने माइंड में रखना है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, व्हेन इट कन्वर्टेड टू द गैसियस स्टेट, तो इसके लिए 44 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है बाय द वाटर एंड इट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस और वेपर स्टेट। तो इस वैल्यू के बाद अब बात हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो आपने विद रिस्पेक्ट टू इवेपोरेशन याद रखनी है। वो टर्म्स क्या हैं बेटा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वेयर इज अ डस्टर, जी। सबसे पहले अगर बेटा मैं बात करूं तो इवेपोरेशन में आपके सामने हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो इसका मतलब है मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट कि इवेपोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अभी हीट जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके अलावा हम लिख सकते हैं अभी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ओके। ये नहीं है कि हम हीट करेंगे तो ये प्रोसेस होगा, बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर भी इवेपोरेशन होता है। हाँ, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है अभी, ठीक है। उसके अलावा अगर रिएक्शन में बात करूं भाई, तो इवेपोरेशन जो है इट कॉज कूलिंग, क्योंकि जब इवेपोरेशन होती है डियर स्टूडेंट्स तो जो मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं बाकी, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो अपनी एनर्जी को कंपनसेट करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो कूलिंग कॉज होती है। जैसे जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही है, व्हेन यू टेक द बाथ, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपको फ्रेशनेस या कूलिंग का एहसास होता है। या मिसाल के तौर पे परफ्यूम है, किसी भी ब्रांड का है, जब आप स्प्रिंकल करते हैं अपने जो है वो हैंड पे या बॉडी के ऊपर, तो आपको कूलिंग का एहसास होता है, ठीक है, जैसा कूलिंग प्रोसेस, ओके। अच्छा, एक और पॉइंट आपने याद रखना है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। जब भी मॉलिक्यूल्स जो हैं इवेपोरेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द सरफेस। इंटरनल जो है पोर्शन से जो है वो सरफेस फिनोमिना जो है वो वैरी करता है, क्योंकि इंटरनल से थोड़ी होगा, हमेशा सरफेस से ही होगा, ओके। अब आते हैं, हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम फैक्टर्स की, ओके, कि किन फैक्टर्स पे जो है ये डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि
अगर हम डियर स्टूडेंट्स पैटर्न देखें जो एमसीक्यूज आते हैं इन टॉपिक्स में से, तो इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, इनमें से बहुत एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। जैसे आपके सामने है एनएमडी कैट 2020 में इवेपोरेशन से रिलेटेड ही टॉपिक जो है उसका एमसीक्यूज आया हुआ था। तो पहले ज़रा समझ लें, याद रखना आपने डियर स्टूडेंट्स दैट इवेपोरेशन जो है, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही हमारे पास इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, लेस होगा। ओके, एंड इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए हम उनको आसानी से जब इवेपोरेट होता ऑब्जर्व नहीं करते। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं भाई, पेट्रोल है या ईथर की बात करें वर्सेस वाटर, तो बेटा वाटर पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है, ईथर नॉन पोलर है, तो किसकी इवेपोरेशन ज्यादा होती है, पेट्रोल की ज्यादा होती है, वाटर की कम होती है अभी, क्योंकि ये बात। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इवेपोरेशन का जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, टेम्परेचर की होता है। मोर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द पार्टिकल लीव द सरफेस, तो टेम्परेचर हाई होने से इवेपोरेशन भी हाई होगा। उसके अलावा स्पीड ऑफ एयर, इसके भी ज्यादा होने से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन किसके होगा बेटा, सरफेस एरिया। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि टी को हमने जो है जल्दी ठंडा करना होता है तो हम क्या करते हैं, सॉसर में डाल देते हैं, ठीक है। एक अगर हम हॉट बॉइलिंग वाटर को लार्ज वैसल में डालेंगे तो उसके कूलिंग होने का रेट जो है वो ज़्यादा तेज़ होगा। इसके अगेंस्ट अगर आप एक नैरो सी बॉटल में डालेंगे तो ज़्यादा जो है वो चांस क्या होंगे कि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े वेपर्स निकलेंगे, इवेपोरेशन जो है वो स्लो होगा उसमें, ठीक हो गया। तो अगर आपको ये फैक्टर्स का आइडिया हो चुका है तो एमसीक्यूज अब आपके लिए मसला नहीं रहेगा। पे देखें बेटा, पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर ट्राइएटॉमिक, बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों ही ट्राइएटॉमिक हैं, 3 में एटम्स इन्वॉल्व हैं, बट हीट ऑफ वेपोराइजेशन SO2 इज ग्रेटर देन CO2 ड्यू टू। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, ये बेटा वो हीट रिक्वायर्ड होती है जब आपको 1 मोल ऑफ लिक्विड जो है इसको वेपोराइज करना होता है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट करना होता है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें इन फैक्टर्स को देखना है अगर उस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है हमने। तो मैंने क्या बताया था, पोलर जो होंगे उनमें इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, लेस, ठीक है। यही तो उसने पूछा है कि अभी SO2 जो है इसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा हीट क्यों रिक्वायर्ड होती है और CO2 को कम क्यों होती है। तो क्या आपके माइंड में रीजन आ रही है, जी आपसे ही पूछ रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। जी जिन स्टूडेंट्स ने ये सोचा है कि सर SO2 जो है पोलैरिटी बेस पे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। SO2 जो है ये हमारे पास पोलर सब्सटेंस है, ओके, और CO2 जो होता है डियर स्टूडेंट्स ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ओके। कार्बन के ऊपर कोई जो है वो लोन पेयर नहीं है, जबकि सल्फर के ऊपर लोन पेयर है। कार्बन जो है इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, जबकि SO2 क्या होता है, बेंट होता है। क्लियर है बेटा बात। इसीलिए हम यहां पर क्लियरली ये कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये है डियर स्टूडेंट नॉन पोलर, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे भी, इसके लिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, लेस, और SO2 के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अब आंसर जरा देखते हैं किधर लिखा हुआ है, ठीक। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर है, ग्रेटर साइज ऑफ SO2 है, SO2 पोलर है, CO2 नॉन पोलर है, या फिर SO2 मोर एसिडिक है देन CO2। तो हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा अभी, SO2 जो है ये होता है पोलर और CO2 जो है वो क्या होता है, नॉन पोलर। और हम टॉपिक में बात कर चुके हैं अभी
पोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। क्लियर हो गया आइडिया? अच्छा जी, अब आते हैं वेपर्स का प्रेशर। इमेजिन करें कि जब हम एक किसी बॉटल की बात करते हैं, ग्लास की, वेसल की, बीकर की, टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, तो उसमें जो लिक्विड्स होते हैं डाले हुए हमने, वो वेपोराइज जब होते हैं तो ओपन सरफेस में क्या होते हैं, वो लीव कर जाते हैं। मगर जब हम सरफेस को क्लोज कर देंगे देन ऑब्वियसली ये वेपर्स जो है वेसल के साथ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अटैच होंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, वेपर्स अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा अभी, द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड is at equilibrium with the liquid at the given या particular temperature। ठीक है, डेफिनेशन को क्लियर करें ताकि फिर मैं आगे ट्रेंड्स की बात करूं, फिर हम एमसी को सॉल्व करते हैं। उसका देखें बेटा, ये मेरे पास एक वेसल है जिसमें हमने लिक्विड फिलअप किया अभी, ये देखें, तो इस कलर से शो करता हूं अभी। सबसे पहले लिक्विड यहां से क्या होंगे, वेपोराइज, इसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। बट सरफेस मैंने बताया है ऊपर से ये क्या है, क्लोज्ड है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेपोराइज हो रहे हैं ये रिकैप्चर्ड हो जाएंगे। ठीक है, रिकैप्चर्ड मींस कि यहां पर इनकी सरफेस को बाहर जाने के लिए कोई बेटा जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है इनको। तो ऑब्वियसली ये दोबारा से ये जो लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हुए थे, अगेन ये गैशियस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर? और एक टाइम आएगा जिस पे जितने पार्टिकल वेपोराइज हुए थे उतने ही बाउंस बैक यानी कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। माइंड में रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे जो रेट होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो इक्वल हो जाता है किसके भी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इसको मिटा देता हूं भाई, इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर? तो अब जरा इसके हम फैक्टर्स की बात करते हैं भी, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो याद रखना है, सबसे पहली बात, फैक्टर्स को माइंड में रखने से पहले जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड नहीं करता पहले वो देख लें, नॉट डिपेंड। तो माइंड में रखना है बेटा, अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये मत समझिएगा कि भी ज्यादा हम लिक्विड लेंगे, ठीक है, तो फिर वो ज्यादा जो है वेपर प्रेशर लगाएगा। बेटा अगर जितने वेपर्स निकलेंगे उतने कंडेंस भी तो हो जाएंगे। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते भी। ओके, उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, वो अगेन वही पॉइंट आ गया भाई, सरफेस एरिया ज्यादा करेंगे, अगर ज्यादा वेपर्स निकले हैं तो वो ज्यादा कंडेंस भी तो हो जाएंगे फिर। ओके, और उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ वेसल या कंटेनर, इसके ऊपर भी जो है वो ये डिपेंड नहीं करता। मैं दोबारा बता दूं कि ये जो इवेपोरेशन है और जब कंडेंसेशन इक्वलाइज हो जाते हैं, जिसको हमने वेपर्स के प्रेशर का जो है वो नेम दिया हुआ है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है अभी। ठीक है, अच्छा अब इस तरफ आते हैं भाई, एनएमडी कैट में 2020 में वेपर प्रेशर में से क्वेश्चन पूछा गया, और देखें पहले इवेपोरेशन के फैक्टर से हमने उसको जस्टिफाई किया और अब हम उसको जो है वो वेपर प्रेशर से जो फैक्टर्स होंगे उसके साथ जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट बताया है, पहले इसका तो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर हम आएंगे किसकी तरफ, एनएमडी कैट की तरफ। जी नम्स, सेम ईयर, इस जो है मैंने बताया भी जिस पर डिपेंड नहीं करता उसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखें भी क्वेश्चन नम्स का क्या पूछा गया अभी, अपॉन विच फैक्टर वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। जो मैंने बताया है कि इन फैक्टर्स के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो बेटा ये ऑब्वियसली ज्यादा ही हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ओके,
डेंसिटी है ऑफ लिक्विड या सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है अभी, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे जो है ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। तो हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बनेगा। थोड़ा सा मैं और इसको जस्टिफाई करता हूं फैक्टर्स फॉर्म में। ये देखें बेटा, वेपर प्रेशर याद रखना है डियर स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर की। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उतना वेपर्स का प्रेशर भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ओके, अच्छा भाई, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, ये इन्वर्सिव पोर्शन किसके होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी तो क्या होगा, उससे उतने ही वेपर्स निकलने के चांस कम होंगे। जब वेपर्स कम डियर स्टूडेंट जो है वो निकलेंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अगेन वेपर प्रेशर जो है इन्वर्सिव पोर्शन होता है साइज ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। लार्ज साइज सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स की बात करें तो उनमें बेटा आपको पता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। ओके, तो इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ने क्या करना है, कभी कभार तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वेपर्स निकलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। तो कम वेपर्स निकलेंगे तो उनका प्रेशर भी क्या बनेगा, कम ही बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस पॉइंट से ये देखें, टेम्परेचर भी आ गया, फोर्स भी आ चुकी है, इसमें डेंसिटी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, सरफेस एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया अभी, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज है एनएमडी कैट 2020 का, इसको सॉल्व करेंगे, मगर पहले एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि ये एमसीक्यूज भी आपका सॉल्व हो जाए। ओके, तो देखें बेटा, वी हैव ग्लिसरॉल, मर्करी, वाटर और आइसोपेंटेन। ये नीचे इनके जो है वो वेपर प्रेशर की वैल्यूज लिखी हुई हैं टॉर्स में। तो आप एक पॉइंट नोट करें, ग्लिसरॉल जो है इसका सबसे लोएस्ट वेपर प्रेशर है, और अगर मैं आइसोपेंटेन को देखूं तो इसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर है। अब इन एग्जांपल्स को ऊपर जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब भी आपको एमसीक्यूज आएगा तो आपके माइंड में दो बातें होनी चाहिए। द वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स साइज। ओके, जितना फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्व कर किया जाएगा उतना उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो इसका मतलब है ग्लिसरॉल का लोएस्ट वेपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, जरा इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने, लुक एट दैट। दिस वन इज ग्लिसरॉल। तो अगर मैं देखूं बेटा तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ट्रिपल चांसेस हैं किस चीज के भी, ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे भी नजर आ रहा है लार्ज साइज्ड है, ये फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है इसमें, इसी वजह से इसमें से वेपर्स कम निकलेंगे। जबकि अगर मैं देखूं आइसोपेंटेन को, ये देखें बेटा, CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो पहली तो बात है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर में आपको पता है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो पोलर के मुकाबले में क्या होती हैं, वीक होती हैं भाई, ठीक है। इसी वजह से डियर स्टूडेंट ये आसानी से वेपोराइज हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर है।